नमस्कार विद्यार्थियों, पढ़ते हैं हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्नोत्तरों को। तो अक्षरांश बने रहिए आप मेरे साथ। पिछले वीडियो में हमने इसकी व्याख्या को अच्छे से किया था। जिस विद्यार्थी ने देखा है उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसके करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला जो प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें और किन रूपों में देखते हैं। नदियों को माँ स्वरूप माना हो गया, माँ स्वरूप तो माना ही गया, हो नहीं ही गया, लेकिन लेखक नागार्जुन ने इन्हें बेटियां प्रेयसी बहन के रूप में भी देखा है। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख बड़ी नदियां हैं। इन दोनों नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं, बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिंगले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर के नदी बनती है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी को भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा और क्यों। तो लेखक ने हिमालय की बेटियां नदियों को कहा है क्योंकि उनकी उत्पत्ति हिमालय की बर्फ को पिघलने से हुई है। लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे। तो लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। अगला प्रश्न है, दूर से देखने पर नदियां लेखक को कैसी लगती थी। तो दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत होती थी। अगला प्रश्न है, नदियों की बाल लीला कहाँ देखने को मिलती है। तो नदियों की बाल लीला भाई हिमालय की पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों तक गुफाओं में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। समुद्र को सौभाग्यशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालय के हृदय से निकली उसकी दो प्रिय पुत्रियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र को धारण करने का सौभाग्य समुद्र को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाना लेखक को कैसा लगता था। तो नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाने पर उसे माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद जैसा ममता प्रतीत होता था। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में लेखक का क्या विचार है। लेखक को सिंधु ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में विचार है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के कोई विशेष स्थान नहीं थे, तो हिमालय के हृदय से निकली करुणा की बूंदों से निर्मित ऐसी दो धाराएं हैं जो बूंद बूंद एकत्रित होने पर महानदी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। हिमालय अपना सिर क्यों धुनता है। हिमालय की स्थिति वृद्ध पिता के समान है जो अपने नटखट बेटियों को घर छोड़कर जाता हुआ देखता है और उसे कुछ भी नहीं घर से जाता हुआ देखता है और उसे कुछ भी बोल नहीं पाता है, इसलिए वह अपना सिर धुनता है। तो विद्यार्थियों, ये थे इस पाठ के मुख्य प्रश्नोत्तर।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मेरे साथ अक्षरंश बने रहें, आपका सिलेबस हो जाएगा धीरे धीरे कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।